गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपके सामने आया हूँ, क्योंकि दोस्तों एक बहुत खुशी की बात थी कि 15 दिन हमने क्लास नहीं लिया। उसका एक रीज़न है कि मेरा बेटा हुआ है और सबको सबसे आप सबसे मतलब उसके लिए शुभकामनाएं चाहते हैं कि उसको सभी लोग शुभकामनाएं दें ताकि वो आगे बढ़िया से वो स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे और अपना भविष्य आगे में बना सके। तो दोस्तों, फिर से ज़्यादा मैं समय नहीं आपका लेता हूँ, क्योंकि समय कम होता है। कम समय में आपको बहुत सारे कंटेंट देना पड़ता है, इम्पोर्टेंस कंटेंट। ठीक है, तो अपने माता पिता के नाम लेकर के और अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए हम समझ रहे हैं या चाह रहे हैं कि सभी लोग खुश होंगे। ये खुश आशा करते हैं कि खुश होंगे ही। ठीक है, तो चलिए आज एक नए टॉपिक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, मतलब भारतीय इंडियन इकोनॉमिक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत जो होता है, सबसे पहले जो बेसिक लेवल का होता है वो नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट्स होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे, जो कि एग्जाम में पूछता ही पूछता है। आप यूपीएससी से लेकर के जितना भी है, स्टेट लेवल हो या और मतलब लोअर लेवल तक का भी आपका एमटी सब में भी जिसमें भी सिलेबस है उसमें क्वेश्चन इससे राइज करता है। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको डिफिनेशन पूछ देगा या उसका टर्म पूछ देगा, फॉर्मूला दे देगा, विकल्प में दे देगा, एबीसीडी में, वो आपको बताना है। तो अगर आप उसको रट्टा मार के जाएंगे तो ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स पहले पढ़ते थे ना, अलजेब्रा में a+b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, मतलब a - b के होल स्क्वायर, तो उस तरह से रटना पड़ेगा। तो रटिएगा तो भुलाइएगा, क्योंकि मैथ नहीं है, प्रैक्टिस इसमें होगा नहीं, है ना। मैथ रहता है तब तो प्रैक्टिस होता है कि बार बार a+b के होल स्क्वायर लिखते हैं, हमेशा न्यूमेरिकल में आते रहता है, तो ये हमारा मतलब मेमोराइज हो जाता है। बार बार चीजों को अगर हम लिखेंगे तो वो मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो इसको देखें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टर्म आता है, जैसे ये चीज हम आज डिस्कशन करेंगे, आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपीएफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, फिर पीसीआई मतलब कि पर कैपिटा इनकम। ठीक है, फिर रियल जीडीपी या जीएनपी एक्सेट्रा वगैरह, मतलब वास्तविक रूप में क्या होता है जीडीपी, फिर नॉमिनल रूप में मतलब नाम मात्र में जीडीपी क्या होता है। ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप भटकिएगा इसको, अगर एक बार नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर नहीं देखेंगे ना तो कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर एग्जाम में जाकर के आप गलती करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। अगर अर्थव्यवस्था से अगर क्वेश्चन करेगा तो यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो या फिर आपका टुडे एग्जाम हो, है ना, वनडे या उससे ज्यादा का हो, जैसे जो मेंस लेता है, तो उसमें आना ही आना है। अगर बीपीएससी यूपीएससी में भी निश्चित रूप से इस टॉपिक से ये हाईलाइट करके दिया है, पहला टॉपिक यूपीएससी में यही है ना। तो इसका ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो जीडीपी दोस्तों, हम पहले डिफिनीशन बता देते हैं आपको कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी किसको कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय जीडीपी। तो जीडीपी दोस्तों की एक किसी भी देश के द्वारा, ऐसा नहीं है कि इंडिया के द्वारा, किसी एक देश के द्वारा एक वर्ष में, ठीक है, किसी एक देश के द्वारा एक वर्ष में उसके देश के सीमा के अंदर, किसी एक देश के द्वारा जो बाउंड्री होता है देश के सीमा के अंदर, एक वर्ष में जितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, मतलब उत्पादन होता है, उसके बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, ध्यान रखना है मार्केट प्राइस। ठीक है, आगे टर्म आएगा ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये सब टर्म आने वाला है, वो समझेंगे बाद में। तो मार्केट प्राइस माने बाजार मूल्य का समग्र योग को ही हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन समझ में आ गया। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लिया जाए कि ये सर्किल बना है ना, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, भौगोलिक मतलब ये सीमा, घेरा। तो ये मान लिया ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है मेरा, इसको मान के चलते हैं, ये जो है ये विदेशियों द्वारा विदेशियों का उत्पादन, मतलब फॉरेन कंट्री के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है।
ये मान के चलिए आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया है ये बीच में, और यहाँ पे इंडिया के बाहर भी तो लगभग हमारे 20 मिलियन पीपुल रहते हैं जो कि NRI कहलाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है। तो ये मान लिया, ये जो है दोस्तों भारतीय का उत्पादन या भारतीयों द्वारा उत्पादन है ना। तो जीडीपी हम कैसे समझेंगे, जीडीपी जो ये बाउंड्री ऐसा नहीं है, ये विदेशियों द्वारा उत्पादन है तो हम इसको जीडीपी में कंसीडर करेंगे, आइदर विदेशी द्वारा हो या फिर देशी द्वारा हो। इस घेरा, ये जो घेरा है दोस्तों, ये घेरा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, आइदर वो गुड्स हो या फिर सर्विस हो, गुड्स इन द सेंस की वस्तु, जैसे हम खाने का चिप्स बन रहा है, आटा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, ब्रेड बन रहा है, तो ये सारे वस्तु में कौन आएंगे। सर्विसेज किसको बोलेंगे, जैसे मैं आपको अभी सर्विस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये सर्विसेज हुआ है ना। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो और बहुत सारे, जैसे डॉक्टर है पेशेंट को देखता है तो क्या देता है, वो गुड्स कुछ नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसी का वो पैसा लेता है, प्रोडक्टिविटी उसी से बढ़ता है ना। तो सर्विसेज और गुड्स में इसको दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स इन द सेंस की वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवाएं, सेवाओं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट्स में दोनों चीजें आ जाएंगी, वस्तु भी मेरा, सेवा, सेवा अगर दे रहे हैं उसके बदले पैसा कोई कमा, जैसे हमारे खान सर है, तो खान सर पढ़ा रहे हैं लोगों को, तो उनको इनकम भी तो हो रहा है ना, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी हमारे प्रोडक्टिविटी में शामिल होगा दोस्तों, समझ गए। तो ये चीज देखना है ध्यान में। तो हम जीडीपी किसको बोलेंगे, जीडीपी ये इस घेरा के अंदर जितना भी ये होगा, मतलब इसको मान के चलते हैं बी, इसको मान के चलते हैं ए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, चाहे ये वाला, ये देश के अंदर ही है, इंडिया के अंदर ही है, अभी विदेशी काम रहा, तो ये दोनों को काउंट करेंगे तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये अगर काउंट करेंगे तो वो जीडीपी नहीं कहलाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम बना के भी दे सकता है, तो इस तरह से आप अपने माइंड को ये कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो ये सब कंसेप्ट हुआ, समझ जाइएगा, तो एग्जाम में गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज है, आप जीडीपी समझ गए, मोटा मोटी जीडीपी है ना। और इसमें दो बातें ध्यान रखने होता है जीडीपी, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चूंकि स्पेस कम है इसलिए हमको मिटाना पड़ेगा। जीडीपी में दो बातें याद रखना होता है, दो बात, ठीक है। पहला कि जीडीपी दोस्तों, जीडीपी जो है, जीडीपी हमेशा किसी सीमा के अंदर, किसी देश के सीमा के अंदर होना चाहिए, किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर काउंट होगा, समझ गए ना। मतलब देश के बाहर, अगर इसके बाहर चल गया, इसके बाहर अगर इंडिया वाला भी काम कर रहा है तो उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, ये इसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो भी है, अमेरिका का प्लांट लगाया हो, चाहे यूएस का हो, सिंगापुर का, कहीं का हो, अगर इंडिया के अंदर, इंडिया के घेरा में लगाता है तो जीडीपी कहलाता है, ये जीडीपी में आएगा। अगर इसके बाहर लगाएगा तो जीडीपी में उसका प्रोडक्टिविटी काउंट नहीं होगा, इस चीज को समझना। जैसे एक टर्म और आता है जीएसडीपी, ठीक है, जीएसडीपी मतलब इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जीएसडीपी मतलब क्या होगा कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब दोस्तों अगर हम बिहार में हैं तो बिहार के अंदर जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा वो किसके अंदर आएगा, जीएसडीपी में। मान लिया जाए कि ये बिहार है, ठीक है, इसमें किसी विदेशी द्वारा भी अगर जापान का भी प्लांट यहां लगाया है तो ये बिहार है, मान लिया जाए, ठीक है, बिहार है, ये एक स्टेट है। तो इसको इस बाउंड्री के अंदर कोई भी उत्पादन हो रहा है तो हम उसको जीएसडीपी में कंसीडर करेंगे। उसी तरह से इससे छोटा क्या हो जाएगा, मान लिया अभी हम आपको बांका डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा रहे हैं, मान लिया ये आपका बांका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये बांका डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डीडीपी, इसको ये बोल सकते हैं। मतलब बांका जिला के अंदर जितने भी उत्पादन होगा वस्तु या सेवा, जैसे सेवा अभी हम बांका में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब वस्तु है। बांका में मान लिया कि यहाँ कटोरिया ब्लॉक में मछली का वो चांदी के मछली का
बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, या फिर ओढ़नी डैम अभी हाल फिलहाल में बना है, उससे भी ज़्यादा मतलब कि ये जिला को फायदा हो रहा है ना, इस जिला को, बांका को। तो ये हम इसको इस बाउंड्री के अंदर को बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये चीज समझना है, मतलब किसी भी घेरा के अंदर ये चीज एक पॉइंट याद रखना है जीडीपी में। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आपको जो है ना ये एक चीज अंतिम है जीडीपी की गणना में, जो है ना जीडीपी की गणना में वस्तु या सर्विस सेवाओं के अंतिम फाइनल रिजल्ट, अंतिम वैल्यू, ठीक है, अंतिम वैल्यू को हम अंतिम मूल्य को काउंट करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसको नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। इसको समझने के लिए आपको कंसंट्रेट करके यहाँ पे देखना होगा वीडियो को, ठीक है। ये दो चीज जीडीपी में ध्यान रखना, यही दो पॉइंट से बार बार घुमाएगा, ठीक है। अंतिम मूल्य फाइनल वैल्यू कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि जीडीपी क्या है, ये 4 ऑप्शन दे देगा, ये देगा, ये किसी एक ऑप्शन में ये लिखा रहेगा, तो इस पे हमको टिक करना है, ना कि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब चारों जो विकल्प होगा आपको सिमिलर जैसा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट निश्चित रूप से आपको याद रखना है। इसी को समझने के लिए देखिए अंतिम वैल्यू क्या है। मान लिया कि किसान जो हमारा क्या करता है, गेहूं, ठीक है, इसको व्हीट बोलते हैं इंग्लिश में, फिर आटा, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं इंग्लिश में, अब ब्रेड, ठीक है। इसका मान लिया वैल्यू किसान, इसका 10 रुपया है, मान लिया सपोज 10 रुपया है, इसका मान लिया 12 रुपया है, ठीक है, इसका मान लिया 20 रुपया। अब बताइएगा कि जीडीपी में जो है मेरा कौन काउंट होगा, कितना होगा जीडीपी का वैल्यू, इसका बताइए, जीडीपी क्या होगा इसका बताइए, ठीक है। तो इसमें जीडीपी क्या होगा दोस्तों, 20 रुपया होगा, ना कि 10, 12, 10, 32, 32, 42, ये 42 रुपया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि जीडीपी की गणना में जो है ना वस्तु सेवाओं के अंतिम मूल्य को, फाइनल वैल्यू को काउंट करेंगे, ना कि ये सबको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल है। जैसे गेहूं हुआ, गेहूं किसान उगाता है, ये तो फाइनल है। गेहूं से आटा बना, आटा से फिर ये ब्रेड बना, तो ब्रेड क्या हो गया मेरे लिए, अंतिम हो गया ये, ठीक है। मतलब कोई कंपनी बना रहा है इसको, ब्रेड को, तो वो अंतिम हो गया, तो अंतिम वैल्यू को ही, तो जीडीपी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी में एक और टर्म आता है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, आप बैक करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। तो इसी में जो है ना आपका एक टर्म आता है वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसको मूल्य संवर्धन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल्य संवर्धन। ऐसा भी होता है ना, जैसे हम क्या बोले कि जीडीपी में जो है, जीडीपी गणना में अंतिम को काउंट करते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम मेरा टायर ये पंक्चर हो गया, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, बीच में टायर पंक्चर हो गया, तो टायर तो मेरे लिए अंतिम नहीं है ना, टायर तो हम चेंज कराएंगे, मतलब टायर मेरे लिए अंतिम है, लेकिन टायर जो है मेरे लिए अंतिम है, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। लेकिन जो कंपनी, जैसे एमआरएफ का टायर है, तो एमआरएफ का टायर जो कंपनी है उसके लिए तो अंतिम प्रोडक्ट वो नहीं है, वो बहुत सारे ये बना रहा है, ठीक है। उस तरह से तो मूल्य संवर्धन, जैसे किसान ही ये कर रहा है, किसान के लिए अगर हम लेंगे, अगर किसी कंपनी के लिए लेंगे तो ब्रेड उसका अंतिम होगा, काहे कि वो किसी आटा खरीदा, गेहूं खरीद के आटा बनाया, आटा से फिर वो ब्रेड बनाया, तो उस केस में ये ब्रेड वाले में क्या अंतिम वैल्यू हो जाएगा। लेकिन जैसे किसान के लिए जैसे गेहूं है, तो वो तो अंतिम वैल्यू नहीं ना, उसके लिए तो गेहूं ही हो जाएगा ना किसान के लिए। तो हम मतलब इस तरह से वैल्यू एडिशन निकालते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेज पे, कि उसका वैल्यू एडिशन कितना है। वैल्यू एडिशन को जोड़ करके भी हम जो जीडीपी का फाइनल वैल्यू निकालेंगे, जीडीपी को काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है ना, इसको अडेप्ट करने का एक मेथड आया था, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इंडिया जो है कब अपनाया। तो इंडिया जो है ये 2015 में अपनाया था दोस्तों, ये याद रखना है, ठीक।
ठीक है। ये जो वैल्यू एडिशन का मेथड है ये 2015 में अपनाया था, किसके तहत? अंडर एसएनए, ठीक है, एसएनए 2008 जैसे एक्ट होता है ना, ठीक है, एक्ट होता है, बहुत सारा एक्ट हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो एसएनए क्या हुआ? एसएनए सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, ये एक रिपोर्ट था दोस्तों यूएसए का, उसी के अंदर ये चीज मतलब सारा चीज वैल्यू एडिशन का बनाया था, जो कि 2015 में इंडिया अपनाया। इंडिया 2015 में अपनाया इसको। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे गेहूं का ऐसे बोले ना कि जैसे वो वाला फिर से वो गेहूं वाला हम लिखते हैं, गेहूं, आटा, ठीक है, ब्रेड। वैल्यू एडिशन को समझते हैं। तो गेहूं का कितना था? 10 रुपया था इसका, कि मान लिया ये 12 रुपया था इसका वैल्यू, इसका 20 रुपया वैल्यू था, ठीक है। तब हम वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे? वैल्यू एडिशन जिसको मूल्य संवर्धन भी बोलते हैं हिंदी में, मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होगा? कोई भी बता, ब्रेड का वैल्यू एडिशन कितना होता है? वैल्यू एडिशन मतलब समझ रहे हैं कि मूल्य संवर्धन, कितना मूल्य में बढ़े। जैसे ये किसान है, किसान से ये वाला लिया होगा, मिल वाला आटा बनाया, तो इसको 10 रुपया में दिया, तो ये 12 रुपया करके बेच रहा है। ये वैल्यू जो है ना, बेचने वाला होता है, कितना में सेल कर रहा है। ये आटा वाला, चक्की वाला 12 रुपया में सेल कर रहा है, ये जो कंपनी वाला है 20 रुपया में सेल कर रहा है। तो ये वैल्यू कितना ऐड किया? तो अगर ब्रेड के बात में करेंगे हम, तो वैल्यू कितना एडिशन किया? 12 रुपया में ये इससे खरीदा होगा, आटा चक्की वाला से ये 12 रुपया में खरीदा होगा ना, तो कितना वैल्यू ऐड किया? मतलब 12 रुपया में खरीदा, 8 रुपया में वो सब अपना मशीन उशीन अथी कर करके वो 8 रुपया लगा करके क्या वो बेच दिया मार्केट में। तो ये इसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया दोस्तों? 8 रुपया। इस चीज को समझे ना कि ये इससे 12 रुपया में लिया आटा चक्की वाला से, और ये अपना कुछ उसमें मशीन के द्वारा ब्रेड बना करके, ब्रेड में बनाने में कॉस्ट में लेबर कॉस्ट होता है, बहुत सारे कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट जिसको हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कैसे कैसे कितना लगता है, जो मतलब वो सारा चीज हम बताएंगे। तो ये 8 रुपया इसका वैल्यू एडिशन। इसी तरह इसका कितना हुआ? 10 रुपया में ही किसान से लिया होगा आटा वाला, गेहूं तो 10 रुपया में लिया, अपना आटा में पिसाई के बाद क्या आटा गेहूं को पीसने के बाद 12 रुपया में ही मार्केट में इसको कंपनी वालों को बेच रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 2 रुपया। यहाँ पे गेहूं किसान अगर 10 रुपया दे, इसका कैसे निकालेंगे? इसमें है 10 रुपया, इसके पहले तो कोई नहीं है, तो क्या करेंगे कि जितना यहां तक जो है, यही वैल्यू को हम इसका वैल्यू एडिशन मान लेते हैं। इसमें यहाँ की नहीं है, यहां तक की, यहां की वैल्यू एडिशन नहीं है, यहां तक की ये अप टू दिस पॉइंट, ये चीज यहां पे मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि क्या है। तो ये 10 कितना हो गया? 10 ये हो गया, और 10 2 12 8 20। ऐसे भी अगर हम जीडीपी निकालते हैं दोस्तों, तो 20 रुपया ही आता है आंसर, है ना। तो अंतिम मूल्य निकालिए या फिर हम वैल्यू एडिशन करके निकालेंगे, तो वो 20 रुपया ही आएगा। तो ये कंसेप्ट और दे सकता है, मतलब कि अगर बीपीएससी में पूछेगा तो ये अच्छे से क्वेश्चन बना करके दे सकता है। तो हमको दिमाग में वही रखना है कि वैल्यू एडिशन जो है एक ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बन सकता है। 2015 में इंडिया अपनाया था अंडर सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, ठीक है। इसी में जीडीए टर्म का कभी कभी फुल फॉर्म छोटा एग्जाम में, जैसे एमटीएस सब वगैरह में, एसएससी वगैरह में जीडीए का फुल फॉर्म लगता है। जीडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका दोस्तों ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछ देगा आपको, यही चीज फुल फॉर्म पूछ देगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज बता रहे थे। तो ये सब चीज भी ध्यान रखना है कि छोटा मोटा एग्जाम, वनडे एग्जाम है, जैसे झारखंड का आ रहा है, बिहार टीचर्स का है, झारखंड एसएससी का, बिहार एसएससी में का जो है उसमें भी पूछ सकता था। तो ये सारा चीज, ये चीज याद रखना है, ये टर्म याद रखना है ना। इसको लिख देना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये चीज हम तो बात कर लिए, ये क्या बोलते हैं, जीडीपी का। अब दूसरा क्या है वो दोस्तों? जीएनपी, ठीक है। जीएनपी मतलब क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसको समझते हैं कि जीएनपी किसको बोलते हैं। तो जीएनपी सिंपल, यहाँ पे फिर वही एक डायग्राम बनाएंगे। ये मान लिया कि ये घरेलू ये है, इसके अंदर जो क्या था विदेशी वाला बी को डोनेट करेंगे। दिमाग में फिट रख लीजिए कि बी को अगर डोनेट कर रहे हैं तो ये माल कहाँ से उत्पादन हो रहा है, विदेशियों के द्वारा। और ए कहाँ, और ए अगर डिनोट कर रहे हैं तो ये किसके द्वारा होता है, इंडियंस के द्वारा। ठीक है, इंडियंस के द्वारा, ये फॉरेनर के द्वारा, फॉरेनर के द्वारा उत्पादन और इंडियन के द्वारा उत्पादन। ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लेना ज्यादा चीज, चूंकि ये टर्म बहुत आएगा, आगे भी आएगा, आगे क्लास लेंगे अदर टॉपिक का भी तो ये चीज आएगा। तो ये चीज समझता है। जीएनपी हम समझते हैं। तो जीएनपी क्या, नेशनल। यहाँ देखिए दोस्तों नेशनल लगा हुआ, मतलब राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में हम विदेश को क्यों रखेंगे, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल यहां से उठा के इसको बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने का मतलब माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जो मेरा जो बाहर का इंडियंस है, इंडियन का उत्पादन जो हो रहा है विदेशों में इंडियन के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब मेरा जाकर के जीएनपी आ जाएगा। तो इसमें हम सिंपल क्या हो जाएगा दोस्तों, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इसको ए करेंगे, और ये क्या बोले, इसको जो इंडिया के घेरा, बाउंड्री के घेरा के अंदर है उसको बाहर कर देंगे, ये मेरा जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ देगा, या इसको हिंदी में करके रूपांतरण करके पूछ देगा कि ये जो है भारतीयों के द्वारा उत्पादन और माइनस विदेशियों के द्वारा उत्पादन किया गया। ठीक है, जो कितना उत्पादन हो रहा है वो आप मतलब लैंग्वेज में भी ये दे सकता है, या फॉर्मूला बेस में ऑप्शन में दे सकता है। जैसे यहाँ पे यही पे करेगा, ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते हैं जीडीपी प्लस ए माइनस बी, ये ऑप्शन हो गया ए में, बी में दे देगा जीडीपी प्लस ए इंटू बी, इसी में दे देगा प्लस ए भागा बी, इस तरह से। ठीक है, या इस तरह से क्वेश्चन है, नन ऑफ दिस दे देगा। तो हम इसको क्लिक करेंगे, तभी क्लिक करेंगे जब मेरा माइंड में रहेगा कि हाँ भाई जो अंदर विदेशी में हो रहा है उसको बाहर करेंगे, या जो मेरा भारतीयों के द्वारा जो बाहर में हो रहा है, विदेशों में हो रहा है, उसको हम जोड़ेंगे। तो ये चीज मेरा जीएनपी हो गया दोस्तों। ठीक है, ये टर्म हो गया। दूसरी बात, हम ये दो टर्म हो गया। तीसरा टर्म आपको बता रहे हैं कि एनएनपी क्या होता है, एनएनपी हो गया। इसका फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, फुल फॉर्म भी पूछ देता है छोटा मोटा वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट का मतलब होता है दोस्तों निवल, याद रखिएगा, हिंदी में कभी कभी दे देता है, हिंदी में निवल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे नेट को नहीं समझ में आता है, लेकिन ये इंग्लिश टर्म पढ़ना जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स में अगर इंग्लिश टर्म पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप गलती होने का चांस होता है। ठीक है, काहे कि यूपीएससी के एग्जाम में सर बताए थे, या वीडियो में देख रहे थे कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि स्टील प्लांट, जब जापान या शायद कौन कंट्री से जो स्टील का जो लेन देन होता था, स्टील प्लांट इंग्लिश में था, हिंदी में क्या लिखा हुआ था दोस्तों, स्टील इस्पात पौधा। आप सोचिए, जब यूपीएससी इस तरह से लिख सकती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये सब चीज अगर पौधा लिख दिया तो दिमाग तो बाउंस करेगा ही करेगा ना, कि स्टील प्लांट है तो ये पौधा कैसे आ गया, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, इंग्लिश को भी रखना है, धीरे धीरे करना है। अगर पेपर पढ़ते हैं बराबर तो आपको छोटे मोटे ये सारी चीज समझ में आ ही जाएगी, है ना। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो निश्चित रूप से ये सब छोटा मोटा टर्म पकड़ लेंगे। ठीक है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। तो एनएनपी क्या होता है, तो इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं जीएनपी निकाले, है ना, जीएनपी माइनस डिप्रीसिएशन मूल्य ह्रास, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल्य ह्रास। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं कि मतलब मशीनों के घिसावट का अनुमानित मूल्य, मशीनों के घिसावट के अनुमानित मूल्य। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन इसको बोलते हैं जीएनपी, मतलब
जो मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें अगर डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो वो मेरा क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। डिप्रिसिएशन के अर्थ मतलब ये बोर्ड है दोस्तों, इसका एक लाइफ है ना, बार बार लिखते रहेंगे तो देख रहे हैं ये जो है इसको लिखने से ये खराब हो रहा है, व्हाइटनेस इसका दूर हो रहा है, तो ये ह्रास हो रहा है। तो हम अगर किसी नेट नेशनल प्रोडक्ट में दिखाएंगे, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ये चीज को घटा देंगे, है ना, तब जाकर के मेरा ये नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। डिप्रिसिएशन जैसे अब तो स्मार्ट बोर्ड भी तो धीरे धीरे घटता है ना, हैंग करता है, ये करता है, ये भी एक इसका एक लाइफ है, तो धीरे धीरे घिसापट होता है ना। जैसे आप बाइक ही खरीदते हैं या कार खरीदते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका इंजन का जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो घटने लगता है, पावर घटने लगता है, तो उसी को हम मूल्य ह्रास बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक चीज यहाँ पे और होता है दोस्तों, NNPFC, ठीक है। अब बोलिएगा सर NNP बताए, फिर NNPSP क्या होता है, FC क्या होता है, तो इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मतलब निवल राष्ट्रीय उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत पर, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद किस पे दोस्तों, साधन लागत पर। साधन लागत, कॉस्ट क्या होगा, साधन लागत, फैक्टर मीन्स साधन, किसी भी फैक्टर, किसी भी साधन पे कितना लागत हो रहा है वो हम निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट एक नया टर्म आ गया, है ना। तो फैक्टर जैसे ये जीडीपी निकाले, यहाँ पे जीडीपी निकाले, तो जीडीपी चाहे जो भी निकाले दोस्तों, अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम मान के चलते हैं जीडीपी एमसी, मतलब एमपी, मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और सिंपली इसको लिख सकते हैं जीडीपी। इसी तरह के जीएनपी लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो हम मार्केट प्राइस को हम इसको नहीं कंसीडर करते हैं, मार्केट प्राइस लिखें या ना लिखें हम समझ जाते हैं कि जो भी जीएनपी निकाल रहे हैं, जीडीपी निकाल रहे हैं, जीएनपी निकाल रहे हैं, एनएनपी निकाल रहे हैं, ये क्या चीज पे निकाल रहे हैं, मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं, है ना, बाजार मूल्य पे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है दोस्तों, तो इसको समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, या इसी को और बोलते हैं एनएनआई, इसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल इनकम, ठीक है, निवल राष्ट्रीय आय, या इसको और बोल सकते हैं, टर्म पूछ सकता है, ये सब ऐसा नहीं है कि एनएनएफसी के जगह आपका एनएनआई दे देगा, या फिर इसको सिंपल एनआई बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना जरूरी होता है, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, है ना। तो ये याद रखना जरूरी होता है आप टर्म को, इस टर्म को आप नहीं याद रखेंगे ना तो दिक्कत होगा, इसके जगह ये दे देगा विकल्प में, तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए बोले फर्स्ट में ही कि आप कंसेप्ट को पकड़िए, कंसेप्ट को नहीं पकड़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है दोस्तों। तो ये सब चीज हो गया, तो ये एनएनपी हो गया। अब इसको हम फॉर्मूला बेस में फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू जो है आपका एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। इसको NNPFC, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क लगा देंगे। तो क्या हो गया, एनएनपी मतलब एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उसको हम घटा देंगे, या जो भी हमारा सरकार खर्च सब्सिडी देता है, सरकारी खर्च जो होगा, इसको बोलते हैं सब्सिडी को सरकारी खर्च, तो सरकार खर्च देगा उसको ऐड कर देंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम मतलब याद रखना, ये टर्म डायरेक्ट पूछ देगा, डायरेक्ट विकल्प में दे देगा, इससे एग्जाम माइनस दे देगा, प्लस दे देगा, या फिर इस टर्म को घटा देगा, एनएनपी प्लस सब्सिडी दे देगा, या इस टर्म को घटा देगा। इस तरह से विकल्प बना करके आपको माइंड
माइंड के साथ गेम खेलेगा दोस्तों। तो जब गेम खेलेगा, अगर हमको कंसेप्ट मालूम है तो कितना भी गेम एग्जामिनर खेल ले तो हम सही सही ऑप्शन मार के आएंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सब चीज हो गया NNFC, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ये समझ गए, और नहीं समझे होंगे तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर हम चलते हैं 5वां पॉइंट की ओर, PCI। इसका होता है फुल फॉर्म दोस्तों पर कैपिटा इनकम, ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय। कैपिटा मीन्स व्यक्ति हुआ, कितना मतलब ये आय हुआ। तो सिंपली इसको क्या कर देंगे, NNPFC बटा क्या करेंगे, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। ये भी कहीं ऑप्शन में दे सकता है, या दोस्तों ये भी दे सकता है, नेट नेशनल इनकम बटा पॉपुलेशन, ठीक है, अगर किसी जनसंख्या। उसके बाद फिर या इसको इस टर्म में भी दे सकता है। ये तीनों इसलिए आपको पिछले बार लिखाए हैं कि तीनों चीज बोलते हैं। NNFC भी बोलते हैं, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNI नेट नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद या फिर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बटा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से डिवाइड। जैसे हम ये बताते हैं दो चीज, मान लिया कौन बढ़िया है, अगर एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फैमिली में 10 आदमी है और 2 लाख रुपया जनरेट कर रहा है, ठीक है, 2 लाख रुपया उसका आय है, तो वो बढ़िया है। या फिर एक व्यक्ति जो है सिर्फ पति पत्नी है और वो 1 लाख रुपया जनरेट कर रहा है, 1 लाख रुपया उसका आय है, तो वो बेहतर है। तो कौन बेहतर होगा, 1 लाख। तो हम GDP अगर किसी देश का GDP अगर किसी देश का अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि वो मतलब गुड लाइफ को एंजॉय कर रहा है, मतलब वे ऑफ लाइफ उसका उस कंट्री का गुड है, ठीक है। जैसे इंडिया का GDP बढ़िया रहता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में है। तो GDP के जगह हमको पर कैपिटा इनकम अगर अच्छा होगा जिस कंट्री का, वहां वे ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ जिसको लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, लाइफ लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड, वो सही होगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, PCI पर कैपिटा इनकम दोस्तों ज्यादा होना चाहिए, ना कि GDP ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो उससे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये PCI हो गया, ये समझ गए, पर कैपिटा इनकम। अब छठा पॉइंट में है दोस्तों रियल GDP या GNP या कुछ भी एक्सेट्रा, NNP वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी। तो रियल GDP GNP क्या है, रियल GDP GNP मतलब कि वास्तविक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वास्तविक GDP क्या होता है ना। तो वास्तविक GDP दोस्तों उसको कहते हैं एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक ना। ये जो कैलकुलेट होता है, रियल GDP कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। अब कांस्टेंट प्राइस बोलिएगा किसको बोलते हैं, है ना, दिमाग में आएगा ही आएगा कि कांस्टेंट प्राइस किसको बोलते हैं। तो ये चीज जो इसका जो होता है ना, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, ये कांस्टेंट प्राइस पे किया जाता है। कांस्टेंट, इसी से क्या होता है, GDP का मतलब रियल GDP का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको हम न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे मान लिया कि इस जो है ना, इसका बेस ईयर माना जाता है, बेस ईयर क्या मानते हैं हम, 2011-12, ठीक है। बेस ईयर कितना मानेंगे, 2011-12 मानेंगे इसको। अब ये नहीं पूछेगा कि 2011-12 को ही क्यों मानते हैं, एक कब से मान रहे हैं, 2015 से मान रहे हैं। 2015 से हम इसको बेस ईयर मानते हैं कि कांस्टेंट प्राइस के लिए क्या करना है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लिया यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, ठीक है। मान लिया 2022-23 में 10 क्वांटिटी, कोई 10 आइटम बना, उसका कीमत था 10 रुपया, तो मेरा GDP कितना हुआ, 100, ठीक है, 100 रुपया हुआ। उसी तरह का मान लिया जाए कि यहाँ पे 10 आइटम ही है, 20 रुपया इसका प्राइस हो गया 2023-24 में, तो इसका कीमत कितना हो जाएगा, GDP 200 रुपया दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हम बेस ईयर क्या करेंगे 2011 वाले, मान लिया 2011-12 में इसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। इस प्राइस का जो है मान लिया 5 रुपया था प्राइस, ये आइटम उतना ही है, प्राइस क्या हो गया कांस्टेंट 5 कर दिए, तो कितना मतलब ये 10 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया दोस्तों 50 रुपया इसका जीडीपी हो गया। इसका 10 इंटू 5 करेंगे तो ये भी क्या हो गया 50 रुपया, मतलब ये दोनों मेरा सेम आ गया। तो इसलिए बोले कि इस बेस ईयर को ही मानते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो वही कंसेप्ट है, रियल जीडीपी का मतलब वही हुआ कि हम बेस ईयर के रेस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो वो मेरा बराबर आएगा, ठीक है। इसको वैरी नहीं करना है, कांस्टेंट करके हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक टर्म और आता है दोस्तों नॉमिनल जीडीपी, है ना। 7 नंबर में हम तो है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, या जीएनपी कुछ भी एक्सेट्रा। तो नॉमिनल जीडीपी है, इसको क्या नाम मात्र का बोलते हैं, नाम मात्र। ये जो निकलता है कैलकुलेटेड, इसको खाली टर्म याद रखिएगा कि पूछ देता है कि किस पे निकाला जाता है, तो कैलकुलेटेड एट करेंट प्राइस, करेंट प्राइस चालू मूल्य पर निकालते हैं इसको, ठीक है। तो ये खाली दिमाग में रखना है कि हम करेंट प्राइस पे इसको नॉर्मल जीडीपी को, ये कारगर नहीं होता है दोस्तों, कारगर मेरा क्या होता है रियल जीडीपी, ये कारगर नहीं होता है ना। तो ये चीज हो गया। अब एक टर्म और आपको मतलब जैसे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बताया था ना, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, फैक्टर कॉस्ट इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं साधन लागत। फैक्टर कॉस्ट होता है जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लिखे हुआ जैसे लेबर, कोई भी अगर हम कंपनी खोलते हैं तो लेबर को क्या वेजेज देना होगा, ठीक है, वेजेज देना होगा ना, लेबर को रखेंगे तो वेजेज उसको देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा, तो उसका मान लिया 2 रुपया मजदूरी दे रहे हैं। फिर कैपिटल है मेरा क्या मतलब पूंजी है, तो उसको क्या इंटरेस्ट से अधिक होगा, तो उसका मान लिया 1 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। बिल्डिंग भवन है तो उसको हम रेंट पे अधिक करेंगे, हायर करेंगे, तो उसका मान लिया 1 रुपया वैल्यू। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामग्री है जो उसका कॉस्ट मतलब लागत क्या है 3 रुपया है, ठीक है। रिस्क बिना रिस्क का कुछ नहीं होता है ना, रिस्क में भी रिस्क होता है तब ये इसक सक्सेस होता है, ठीक है। उसी तरह मनी में भी ये होता है, तो उससे प्रॉफिट मिलता है ना, जब तक रिस्क नहीं कवर करेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो कहावत भी इंग्लिश में है कि यस मनी फना फनी, यस मनी फना फनी, नो मनी सना सनी। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट में हैं, खुश हैं, नहीं पैसा है तो फिर जैसे हैं उदास हैं, है ना। तो ये चीज रिस्क है। तो इसी को जोड़ करके जो मेरा कॉस्ट आता है ना, टोटल फैक्टर कॉस्ट इसी को बोलते हैं। 10 रुपया आया, ये मेरा इनकम। इसको दूसरे सेंस में कर सकते हैं, अगर किसी को दे रहे हैं तो वो उसके लिए इनकम हो गया, कंपनी के लिए क्या हो गया टोटल फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है। अगर इसी में एक टर्म जैसे मार्केट प्राइस हम बताए ना, मार्केट प्राइस ये नहीं हुआ दोस्तों, मार्केट प्राइस ये होता है जैसे हमको फैक्टर कॉस्ट टोटल फैक्टर कॉस्ट 10 रुपया आया है, तो अगर जीएसटी मान लिया, अभी जीएसटी 10% जोड़ रहे हैं, 10% का जीएसटी कितना 1 रुपया हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 11 रुपया। इसी को हम मार्केट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। मेरा मार्केट प्राइस ये है ना कि ये है, हम इनकम जनरेट दे रहे हैं इतना 10 रुपया, लेकिन अगर जीएसटी हम ये करेंगे, इसको इंक्लूड हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, टोटल फैक्टर कॉस्ट में। उसी तरह मान लिया सब्सिडी अगर सरकार देता है, सब्सिडी सरकार देता है, तो ये क्या होगा 1 रुपया, 10% सब्सिडी देता है, 1 रुपया माइनस हो जाएगा, तो इसके लिए मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 9 रुपया हो जाएगा, है ना, आरएस 9 रुपये। तो ये चीज था। तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको एग्जाम क्रैक करना चाहते तो मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पे सारे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, ठीक है। सभी विषयों का ज्ञान आपको इस ज्ञान की गंगा में मिलेगा, और अगर दोस्तों को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो उसको भी फायदा होगा। अपने परिवार में दोस्तों के बीच आप शेयर कर दीजिए इस यूट्यूब जो वीडियो है, और सब्सक्राइब और लाइक करना दोस्तों भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही
ये हम लोग को जोश और देता है कि हम और मेहनत करके आपको अच्छे से पढ़ाएं। और जो भी कमियां हैं उसको आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि उसको हम जो उसको उस रेमेडी को हम मतलब कि खत्म करें, है ना, उसको हम सुधारने की कोशिश करें, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।